नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया तथा विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91% से अधिक हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। 94 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। ईद-ए-मिलाद-उन-नबी आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के निकट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी परियोजना और हल्के पदार्थों से बने जियोडेसिक गुंबद का आज उद्घाटन किया। उन्होंने वहां पर एकीकृत विकास परियोजना के अंतर्गत 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में निगरानी चैनल, नवगोरा सेतु और गारुदेश्वर तटबंध, सरकारी मकान, बस टर्मिनल, एकता नर्सरी, खलवानी इको पर्यटन और आदिवासी आवास गृह शामिल हैं। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक एकता क्रूज सेवा की भी शुरुआत की। अत्याधुनिक जूलॉजिकल पार्क परियोजना 375 एकड़ भूमि पर फैली हुई है और इसे 7 विभिन्न चरणों में बनाया गया है। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इसमें दुनिया भर से 1100 से अधिक पक्षी और 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के जीव रखे गए हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पार्क में बच्चों के लिए बहुत सारे आकर्षण हैं, जिनमें कबूतर, फारसी बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, घोड़े, छोटी भेड़ और बकरी, टर्की तथा सारस शामिल हैं। इससे पहले श्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। केवड़िया में 17 एकड़ भूमि पर निर्मित आरोग्य वन योग, आयुर्वेद और ध्यान पर केंद्रित है। आरोग्य वन में 380 प्रजातियों के औषधीय पौधे और वृक्ष हैं। इसके अलावा आरोग्य वन में केरल की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति केंद्र, जलपान गृह और कुछ दुकानें भी हैं। प्रधानमंत्री ने केवड़िया के पर्यटन स्थल के रूप में उभरने पर खुशी जाहिर की। विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि आरोग्य वन में योग और आयुर्वेद समेत प्रकृति से संबंधित परंपरागत पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया है। एकता मॉल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल को ये सबसे उचित श्रद्धांजलि है कि एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्थल को, केवड़िया को, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अनुरूप बनाया गया है। बाल पोषण पार्क के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पार्क पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जानकारी देगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज नर्मदा जिले का केवड़िया 1 अरब एलईडी लाइट से चमक रहा है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, तकनीक आधारित विश्व का पहला बाल पोषण पार्क, जंगल सफारी और एकता क्रूज शामिल है। 200 पर्यटकों की क्षमता वाला एकता क्रूज नर्मदा नदी के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और श्रेष्ठ भारत भवन को जोड़ता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 6 किलोमीटर की इस फेरी बोट सेवा का आनंद भी उठाया। जंगल सफारी 375 एकड़ भूमि में फैला है और 7 विभिन्न स्तरों पर बनाया गया है। इसमें पक्षियों की अलग अलग 1100 प्रजातियां और जानवरों की 100 प्रजातियां हैं। ये सभी परियोजनाएं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बनी है, जो 3000 से अधिक आदिवासी परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड में हिस्सा लेंगे। सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसी क्रम में आकाशवाणी अपने अभिलेखागार से प्राप्त लौह पुरुष के मुख्य भाषणों के अंश प्रस्तुत कर रहा है। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं,
हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है, हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल शाम इस वर्ष का सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान देंगे। इसे आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रसारित किया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी व्याख्यान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में आकाशवाणी प्रतिवर्ष सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान का आयोजन करता है। अभी तक कई प्रख्यात राजनेता, वैज्ञानिक और इतिहासकार ये व्याख्यान दे चुके हैं। ये सिलसिला वर्ष 1955 में शुरू किया गया था और पहला व्याख्यान आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने दिया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और एपीजे अब्दुल कलाम तथा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के अलावा प्रख्यात विद्वान डॉक्टर करण सिंह, पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री वसंत साठे तथा अरुण जेटली, वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, प्रोफेसर एमजीके मेनन, न्यायमूर्ति लीला सेठ, पूर्व राजनयिक जीएन दीक्षित और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी ये व्याख्यान दे चुके हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से कल रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता के शिल्पी शीर्षक से सरदार पटेल के जीवन पर एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। देश में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 6 लाख से कम होकर 5,94,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये संख्या कुल संक्रमित हुए व्यक्तियों के 7% से अधिक है। कोरोना से ठीक होने वालों की दर 91% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 57,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 73,73,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 48,000 से अधिक नए मरीजों का पता चला, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 80,88,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में मरने वालों की दर 1.51% हो गई है, जो विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है। पिछले 24 घंटे के दौरान 563 लोगों की मृत्यु हुई, जिसे मिलाकर अब तक 1,21,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना का शिकार हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 11,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 10,77,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 728 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड मामलों की संख्या 1,70,000 तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण से पीड़ित 16 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 2,929 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 1,117 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 1,57,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 9,689 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कल 26,000 से अधिक परीक्षण किए गए थे। वहीं अब तक लगभग 28 लाख से ज्यादा परीक्षण किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब केवल भोपाल और इंदौर में ही प्रतिदिन 100 से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं, जबकि शेष जिलों में प्रतिदिन मिलने वाले रोगियों की संख्या 50 से कम हो गई है। आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने राज्य में 711 फीवर क्लिनिक भी संचालित किए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखकर मलमल से बने 2 परत वाले मास्क जारी किए हैं। सीमित संख्या में जारी इन मास्क पर हैप्पी दिवाली लिखा है। उच्च गुणवत्ता वाले इन मास्क को पश्चिम बंगाल के शिल्पकारों ने हाथ से बनाया है। ये मास्क केवल 75 रुपए में दिल्ली में खादी की दुकानों तथा ऑनलाइन खादी आयोग के पोर्टल www.khadiindia.gov.in पर उपलब्ध हैं। इन मास्क को धोकर फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने बताया कि खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग पिछले 6 महीने के दौरान 18 लाख से अधिक कपास और सिल्क मास्क की बिक्री कर चुका है। मंत्रालय ने कहा कि आगामी क्रिसमस और नववर्ष के लिए भी खादी आयोग विशेष मास्क बनाएगा। वरिष्ठ फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली ने कहा है कि ये समय कोरोना वायरस से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जीवन में आगे बढ़ने का है।
आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पहले जब कोरोना आया तो सबको लगा शेर आ गया है और सब हम लोग भाग करके पेड़ों के ऊपर चढ़ गए जान बचाने के लिए। बाद में पता चला कि ये शेर तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे, तो नीचे ही लेटा और दुनिया भी चलनी है, चीजें आगे भी बढ़नी है। तो अब समय है इस कोरोना के इन्फेक्शन से बचते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने। आपको हाथ धोना है, आपको 2 गज की दूरी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, ये सारी बातें आपको पता है। मेरी इंतजार आपसे सिर्फ ये है कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तो अपने घर वालों को भी आप इस इन्फेक्शन से बचाएंगे और आपका भी काम चलेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे फोन नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर भी विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए समूह जांच पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। उन्होंने लोगों से सर्दी के मौसम में सतर्क रहने की अपील की। एक रिपोर्ट। आज ब्यूटी पार्लर और मेहंदी की दुकानों में काम करने वाले लोगों की ग्रुप टेस्टिंग पूरे राज्य में की गई। ये ग्रुप टेस्टिंग उन लोगों के समूह पर की जा रही है जो आने वाले त्योहारों जैसे करवा चौथ और दीपावली के दौरान लोगों के संपर्क में ज्यादा आते हैं। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद ठीक होने वाले लोगों की दर 93.45% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2237 नए कोविड संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 2590 मरीजों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 24,431 है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तीसरे और अंतिम चरण में 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। कई राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बेगूसराय और सीवान में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए सरकार के पूर्व कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर लोगों से वोट देने की अपील की। राष्ट्रीय जनता दल की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि उनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव विकास के वादे की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर कौन विश्वास करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एनडीए विकास में विश्वास रखती है, इसलिए इसमें बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री पैकेज लाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीरपैंती, केसरिया, राघोपुर और बेगूसराय में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। 11 राज्यों के 54 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड के 54 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कार्य तेज कर दिया है। एक रिपोर्ट। भाजपा नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज अमरोहा जिले के नौगांवा सादात सीट पर चुनाव प्रचार किया। ये सीट कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक रहे चेतन चौहान के निधन से खाली हुई है और अब यहां से उनकी पत्नी भाजपा की उम्मीदवार हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव ने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों का कल यहां चुनाव प्रचार किया था। भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार की कमान संभाली है और भाजपा के दूसरे नेता भी अपनी पार्टी
पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा, मायावती और अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी बड़ी रैली को संबोधित नहीं किया है, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग ने इस बार कोविड के मद्देनजर पार्टी के स्टार प्रचारकों की संख्या में कमी की है। अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 40 से घटकर 30 रह गई है। वहीं गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 की बजाय 15 रह गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उधर मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट और कांतिलाल भूरिया अपने उम्मीदवारों के लिए रैलियां कर रहे हैं। उधर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया कि प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में अभी तक 19 करोड़ रुपए से अधिक की शराब, वाहन, नकदी एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। वहीं इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 348 संवेदनशील क्षेत्र भी चिन्हित किए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 159 मुरैना में, 81 ग्वालियर में और 40 भिंड जिले में है। वहीं खंडवा एवं राजगढ़ ऐसे जिले हैं जहां एक भी संवेदनशील क्षेत्र नहीं है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया। विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91% से अधिक हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। 94 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा। ईद मिलाद उन नबी आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया और IPL क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियों ने मौजूदा खरीफ मौसम के दौरान 742 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य तय किया है। पिछले साल 627 लाख टन धान की खरीद की गई थी। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में बताया कि 2020-21 में खरीद केंद्रों की संख्या 30,709 से बढ़ाकर 39,122 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बाजार में धान की आवक को देखते हुए 26 सितंबर से ही खरीद शुरू कर दी गई थी। श्री गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की शुरुआत से दालों का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार दालों की पैदावार को बढ़ाने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर इसे उपलब्ध कराने जैसे उपायों पर काम कर रही है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भंडारों से मूंग, उड़द और तुअर दाल की आपूर्ति की गई है। मूंग, उड़द और तूर हमने राज्य सरकारों के माध्यम से रिटेल मार्केट में बफर स्टॉक से दिया है और 2 लाख मीट्रिक टन अगले 15 दिनों में तूर का और देने जा रहे हैं, जिससे कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। श्री गोयल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान देश भर में खाद्य पदार्थों की कोई कमी नहीं होने दी गई। खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार ने प्रत्येक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि सरकार पाम तेल का उत्पादन बढ़ाने की संभावना तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सूरजमुखी और सरसों के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 5 वर्षों में इसकी खरीद में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फर्जी राशन कार्डों को समाप्त कर उचित उपभोक्ता को राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित बनाया है।
श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों की फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसान रेल सेवा शुरू की है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने 14 सितंबर को प्याज का निर्यात प्रतिबंधित कर दिया था। प्याज का आयात किया गया और शर्तों में ढील दी गई। अभी तक 60,000 टन प्याज देश में आ चुका है। दिवाली से पहले और 25,000 टन प्याज के आने की उम्मीद है। प्याज की नई फसल भी बाजार में आ रही है। नेफेड ने अपने भंडार से 36,000 टन प्याज बाजार में उपलब्ध कराई है। श्री गोयल ने कहा कि आलू के दाम कम करने के उपाय किए जा रहे हैं। पहले आलू के आयात पर 30% शुल्क था। फिलहाल 31 जनवरी 2021 तक 10 लाख टन आलू के आयात पर शुल्क 10% कर दिया गया है। महाराष्ट्र में व्यापारियों द्वारा प्याज की नीलामी शुरू किए जाने के बाद नासिक जिले में लासल गांव सहित बड़ी बाजार समितियों में 600 मीट्रिक टन प्याज पहुंच गई है। आज प्रति टन प्याज की न्यूनतम कीमत 1,500 रुपए, अधिकतम कीमत 5,900 रुपए और औसत कीमत 5,100 रुपए तय की गई। हालांकि लाल प्याज अभी नहीं पहुंची है। केंद्र सरकार द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए 2 टन और थोक विक्रेताओं के लिए 25 टन की सीमा तय करने के विरोध में प्याज के व्यापारियों ने नीलामी में भाग लेना बंद कर दिया था। एक रिपोर्ट। पिछले 4 दिनों से प्याज की नीलामी ठप होने से इन किसानों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा था। कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा अपील के बाद नासिक में बाजार का कामकाज शुरू कर दिया गया। व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल मुंबई में सीएम ठाकरे से मुलाकात की थी। ठाकरे ने उन्हें आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार प्याज के भंडार की सीमा बढ़ाने के लिए केंद्र के साथ बात कर सही विकल्प पर काम करेगी। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी नासिक में प्याज व्यापारियों और किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं पर चर्चा की थी। इस बीच केंद्रीय सार्वजनिक वितरण विभाग के नए निर्देश के अनुसार व्यापारियों को प्याज के मौजूदा स्टॉक को पैक करने के लिए 3 दिनों की अवधि दी गई है। इस निर्देश में कहा है कि व्यापारी उनके पास के प्याज को कहीं और भेज सकते हैं। साथ ही उन्हें प्याज के नए स्टॉक को खरीदने की भी अनुमति दी गई है। नासिक पीटीसी संजय पाठक के साथ मैं निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी एनआईए ने कल महाराष्ट्र के सांगली जिले में 4 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये अभियान दिल्ली में अगस्त में गिरफ्तार 8 लोगों से जब्त किए गए 83 किलो सोने की तस्करी मामले से जुड़ी जांच के संबंध में किया गया। एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि तलाशी के दौरान आपत्तिजनक कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें लेन देन और तस्करी के काम में शामिल लोगों के बारे में पूरी जानकारी मौजूद है। इन कागजात में ऐसे लोगों के बारे में भी जानकारी मौजूद है जो तस्करी के धंधे में शामिल है और जिनका संपर्क म्यांमार और नेपाल से है। एजेंसी ने इस मामले में 16 सितंबर को एक मामला दर्ज किया था। 28 अगस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 8 लोगों के कब्जे से जब्त किए गए तस्करी के सोने की कीमत लगभग 43 करोड़ रुपए बताई जाती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में गंभीर मोगलाम के जंगलों में आज सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट कर दिया। राजौरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कोहली ने बताया कि इस ठिकाने से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों का ये ठिकाना जमीन के नीचे पत्थरों से बनाया गया था। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह 9 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए तैयार की गई रिपोर्ट पर विचार विमर्श का काम आज समाप्त कर लिया। इस रिपोर्ट को केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकाय, पिछले वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, आयोग की परामर्श परिषद तथा अन्य विशेषज्ञों, अकादमिक संस्थानों के विद्वानों और बहुआयामी संस्थानों से विस्तृत विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। वित्त आयोग प्रधानमंत्री को भी ये रिपोर्ट अगले महीने सौंपेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ इसे संसद में पेश करेंगे। इस आयोग के अन्य सदस्यों में श्री अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और डॉक्टर रमेश चंद शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारियों को भी अवकाश यात्रा रियायत एलटीसी नकद वाउचर योजना में आयकर छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने उपभोक्ता व्यय में तेजी लाने के लिए यह कदम उठाया है।
इन कर्मचारियों में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और निजी क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हैं। सरकार के इस कदम से गैर सरकारी कर्मचारी भी अपने नियोक्ताओं से कर मुक्त नकद राशि ले पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कार्य संविदा में सरकारी क्षेत्र की तरह एलटीसी योजना शामिल होनी चाहिए। वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी डिजिटल माध्यम से जीएसटी पंजीकृत विक्रेताओं से ही करनी होगी। कर्मचारियों को इससे संबंधित भुगतान 12 अक्टूबर 2020 से अगले वर्ष 31 मार्च तक करना होगा। आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया, सरकार ने एक कंजम्पशन को प्रोत्साहन देने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, उसमें अमेंड किया है। अगर वो एम्प्लॉय ट्रेवल की जगह कोई ऐसी जगह पे खर्चा करता है 3 गुना जितना उसको ट्रेवल पे खर्चा करना था, और ऐसी चीजों पे जिसपे जीएसटी 12% या उससे ज्यादा लगता है, उसकी वो डिजिटल पेमेंट करता है और उसके प्रूफ देता है, तो उसको उसकी एग्जेम्पशन मिलेगी सेक्शन 10(5) के अंदर। तो ये जो सारा काम किया है वो एक डिमांड को प्रोत्साहन करने के लिए किया है, जो एक अच्छा प्रावधान सरकार ने किया है, क्योंकि इस समय जो एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर की प्रवृत्ति बन गई है कि कोरोना को देखते हुए कि मैं खर्चा ना करूं और उसको सेविंग करूं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर बहुत से संगठनों ने इस बार मिलाद के जुलूस नहीं निकालने का निर्णय लिया। हालांकि पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को बताने के लिए मिलाद महफिलों तथा ऑनलाइन सीरत कॉन्फ्रेंस के आयोजन किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कोविंद ने कहा है कि मोहम्मद साहब ने दुनिया को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और मानवता के रास्ते पर ले गए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानवता को सद्भाव और वैश्विक भाईचारे का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार सद्भाव और भाईचारे का संदेश लेकर आएगा। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले में अपने देश की भूमिका स्वीकार की है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद को बताया कि 2019 में पुलवामा आतंकी हमला इमरान खान सरकार की एक बड़ी सफलता थी। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पहली बार पाकिस्तान के किसी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत हमेशा से कहता रहा है कि पाकिस्तान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर हमला करने वाले आतंकी गुटों को बढ़ावा देता है और उनका समर्थन करता है। विदेश मंत्रालय की कल साप्ताहिक मीडिया बैठक के दौरान प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद पर रोक लगाने में नाकाम रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। चेन्नई ने ताजा समाचार मिलने तक 11 ओवर में 1 विकेट पर 91 रन बना लिए थे। कोलकाता के 12 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंक हैं और प्ले ऑफ के लिहाज से आज का मैच अहम होगा। वहीं दूसरी ओर चेन्नई का प्ले ऑफ का सफर समाप्त हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम से एक वृत्त चित्र कल फिल्म डिवीजन की वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर प्रदर्शित की जाएगी। 20 मिनट की इस फिल्म को filmdivision.org/documentary of the week और फिल्म्स डिवीजन के यूट्यूब पेज पर प्रसारित किया जाएगा। ये वृत्त चित्र लोगों को सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर जानकारी देगा तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका, राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता और सादगी तथा राष्ट्रीयता की मजबूत भावना को दर्शाता है। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 136 अंक गिरकर 39,614 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार तीसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट का दौर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 28 अंक गिरकर 11,642 के स्तर पर बंद हुआ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91% से अधिक हो गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। 94 सीटों के लिए मंगलवार को मतदान होगा।
ईद ए मिलाद उन नबी आज देश भर में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और आईपीएल क्रिकेट में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।